विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th GSEB का जो कोर्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 19 जिसका शीर्षक है महाकवि कालिदास। इस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी। इस पाठ के लेखक है नरपत बारहट। लेखक ने इस पाठ की रचना कवि कालिदास के जीवन को आधार बनाकर की है। कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रमाणित रूप से नहीं मिलती। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कवि कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू या फिर मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। देखते हैं ये लेसन। कवि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास कवि बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। उल्लेख यानी कि जिक्र। वह कौन सा विक्रम है इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। कवि कालिदास का जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कवि कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान में जो उज्जैन है उसे माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में जो उनकी कृति है उसमें स्वयं कवि कालिदास ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। दर्शनीय यानी कि दर्शन करने योग्य, और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी नगरी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी, यानी कि साहित्य और कला का बहुत विकास हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। आज हम जो विक्रम संवत के वर्षों की गिनती करते हैं उसका प्रारंभ राजा विक्रमादित्य से हुआ है। समय समय पर विक्रमादित्य ने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है कि उनके राज्य की जो राज्य व्यवस्था थी वो कितनी समृद्ध थी। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उन्नति यानी कि प्रगति, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं यानी कि खुद साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई, अधिक यानी कि ज़्यादा हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास
विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे श्रेष्ठ। कालिदास को पहले मूर्ख माना जाता था, परंतु बाद में वही मूर्ख कालिदास महाकवि बन जाते हैं। यहाँ पर यह बात हमें समझ में आती है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में कम बुद्धिशाली रहा हो तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वो पूरे जीवन कम बुद्धिशाली ही रहे। यदि वो प्रयास करे योग्य दिशा में तो वह बुद्धिशाली भी हो सकता है। यही बात यहाँ पर स्पष्ट हुई है। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, पुत्री यानी कि बेटी, जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। घमंड यानी कि अभिमान। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी। घोषणा यानी कि ऐलान, कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, यानी कि उसके साथ शास्त्रार्थ करेगा, शास्त्र पर चर्चा करेगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे, यानी कि उसके ऐलान की जानकारी जैसे जैसे पास आस पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि यानी कि शर्म का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। यानी बड़े विद्वान भी विद्योत्तमा के सामने हार जाते थे शास्त्रार्थ में। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। इस तरह से उन पंडितों ने कालिदास को विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करने उपस्थित कर दिया। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया।
पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। 5 तत्व जिससे शरीर बना है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह से उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। इस घटना के बाद कवि कालिदास ने कठोर उपासना से माँ काली का वरदान प्राप्त किया और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप यानी कि साबिती के रूप में संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। इस तरह से कवि कालिदास संस्कृत में द्वार खोलने के लिए कहने लगे। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः। कवि कालिदास विशेष भाषा का उपयोग कर रहा था। उसकी ओर विद्योत्तमा का ध्यान गया। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश नाम की कृति की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कवि कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। यानी उनकी जो भी कृति है उसमें प्रकृति का वर्णन मिलता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं, यानी कि कोई मुकाबला नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है, यानी कि प्रस्तुत होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। यानी नारी की क्या स्थिति थी समाज में, वो भी कवि कालिदास की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि नारी को भी शिक्षित किया जाता था। ऐसी व्यवस्था उस समय राज्य के राजा किया करते थे।
महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उसमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कवि कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविकाग्निमित्र कवि कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जीवन और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कथा यानी कि कहानी। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। मार्ग यानी कि रास्ता। उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल यानी कि बारिश की मौसम और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश कवि कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। वह एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। यानी कि रघुवंश की कथा कहते समय कवि कालिदास ने अपने आप को एकदम निम्न कोटि का माना है। वे कहते हैं कि रघुवंश इतना महान वंश रहा है कि उसकी कथा कहने में मैं एक छोटे से तिनके की तरह हूँ। हम जानते हैं कि रघुवंश में श्री राम का जन्म हुआ था। इस महाकाव्य में यानी कि रघुवंश महाकाव्य में राम के जीवन के ऊपर कवि कालिदास ने वर्णन दिया है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन यानी कि उस समय के साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य यानी कि शिल्प कला आदि सभी की झलक मिलती है। इस प्रकार किस तरह से पूर्व जीवन में मूर्ख होते हुए भी कालिदास कठोर साधना करके बाद में एक प्रसिद्ध और उच्च कवित्व शक्ति की प्राप्ति करते हैं। इस पाठ से हमें एक ही संदेश मिलता है कि भले ही कोई व्यक्ति पूर्व जीवन में कम बुद्धिशाली रहा हो, फिर भी अपने प्रयास से वो बुद्धिशाली हो सकता है। वो अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। उसमें सिर्फ व्यक्ति की सकारात्मकता
चाहिए और उस दिशा में व्यक्ति के प्रयास होने चाहिए। योग्य प्रयास और दिशा से अपने व्यक्तित्व को कोई भी निखार सकता है। सभी विद्यार्थियों को इस पाठ का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना है, जिससे इस पाठ से जो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हो वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।